रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं समा पे। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दौरा किया रूस का। उस दौरे को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इस दौरे की टाइमिंग ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों ने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दौरा कैंसिल करके पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि रूस पाकिस्तान से बदला ले रहा है और पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म के दौरे वाले दिन का इंतखाब किया गया है यूक्रेन के ऊपर हमले की सूरत में। यूक्रेन की सूरत हाल ये है कि यूक्रेनी वज़ीर-ए-आज़म सदर जो हैं उन्होंने यूट्यूब के ऊपर रूसी ज़बान में एक पैगाम जारी किया है और उसमें उन्होंने ये कहा कि लोगों को मरने से बचाने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आएँ प्यूटन और मुज़ाकरात करें ताकि लोगों की जानें बचें, क्योंकि यूक्रेन में जंग चल रही है। और अपनी ज़ुबान में जो यूक्रेनी ज़बान है उसी यूट्यूब लिंक के अंदर उन्होंने ये कहा अपनी फ़ौज को कि आप मुकाबला करें, आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारा सब कुछ आप ही हैं। तो यूक्रेन की हिम्मत लगभग टूट रही है। उनका जो एक बड़ा पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट, 1986 में इसमें एक्सप्लोजन भी हो गए थे और तब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था और बहुत ताबकारी फैली थी उस वक्त। तो वो जो चेर्नोबिल का एक पावर प्लांट है वो भी रूस के कब्जे में चला गया है। दारुल हुकूमत की तरफ रूस की फ़ौजें बढ़ रही हैं, उन्होंने तकरीबन घेरा डाल दिया है और जो पार्लियामेंट है वहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले के ऊपर फ़ौज जो है उसकी नकल हरकत देखी गई है। कुछ ऐसी तस्वीर भी मौजूद हैं जहाँ पे लोकल्स के साथ थोड़ी बार कुटाई भी हुई है रूसी फ़ौजियों की। तो रूस ने बड़े आराम से जो दारुल हुकूमत तक पे कब्ज़ा तकरीबन कर लिया है और अमेरिकन असेसमेंट के मुताबिक कल तक ये कब्ज़ा मुकम्मल हो जाएगा। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि वो अब यूक्रेन की फ़ौज को भी तरबियत देंगे। वैसे अमेरिकन ने इससे पहले जो सबसे अच्छी तरबियत दी है वो अफ़गान फ़ौज को दी, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया है सरेंडर करने का। और अमेरिका यूक्रेनी फ़ौज को भी गुज़िश्ता चंद सालों से न सिर्फ फंडिंग कर रहा था बल्कि उनके साथ कोऑपरेट कर रहा था, तो उसकी हालत भी आपने देख ली है। अब एक फ़ौज जो है उसके साथ मज़ीद अमेरिका ताउन कर रहा है, वो ताइवान की फ़ौज है, पता नहीं उनके साथ क्या होगा। तो अमेरिका की तरबियत का नतीजा ये निकलता है कि सरेंडर बड़ा कमाल करती है वो फ़ौज और 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर ही हवा निकल जाती है। तो यही हुआ है, पूरी एयर डोमिनेंस जो है वो रूस के पास है और रूस ने बगैर ज़्यादा नुकसान उठाए बड़े अहदाफ हासिल कर लिए। रूस ने 2 शराइत रख दी हैं। एक तो ये रखी है कि हथियार डाल दे यूक्रेन और दूसरी शर्त ये रखी है कि गैर जानिबदार रहे इसके बाद, यानी नेटो का हिस्सा ना बने, यूरोपीय यूनियन, और अगर हिस्सा नहीं बनना चाहता, रशिया के साथ नहीं आना चाहता तो फिर उधर भी ना जाए और ये एक बफर जोन के तौर पे इस्तेमाल होगा और सो कॉल्ड जो एक रेड लाइन है उसका खात्मा हो जाएगा और रूस को अपनी हिफाजत की फिक्र ख़त्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है क्या, अगर आप अमेरिका में ले जाते हैं, क्यूबा में, अमेरिका के आसपास, कनाडा में, क्यूबा में, लैटिन अमेरिकन ममालिक के अंदर आप हथियार ले जाते हैं रशियंस और चाइनीज़ और वो जाकर कहते हैं कि ये हमारे करीबी ममालिक हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, हम यहाँ पे ये मिसाइल लगाना चाहते हैं, ये हथियार लगाना चाहते हैं इनको महफूज करने के लिए, और दुनिया के ख़तरनाक तरीन हथियारों को आप वहाँ पहुँचाते हैं और अपनी फ़ौज को रूसी और चाइनीज़ वहाँ अमेरिका के आसपास रखते हैं। तो क्या अमेरिका ये होने देगा? कभी नहीं होने देगा। उसको ये लगेगा कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर ये अटैक है। इसी तरह रूस भी ये नहीं चाहता कि रूस के आसपास अमेरिकन और नेटो फौजी अपने अड्डे बनाएं और अपने हथियार यहाँ पे लेकर आए। रूसी सदर ने हमले से पहले जो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे थे क्योंकि वॉर मशीन्स बड़ी तेज़ी से मूव करती हुई आगे बढ़ रही थी, तो हमले के अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता था। अब जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवा देता हूँ, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। यूक्रेन के अंदर एक बहरान है, लोग बहुत परेशान हैं और इंसानी बुनियादों के ऊपर तो हमारा सबका यही मुतालबा है कि जंग बंद हो जाए, बातचीत के जरिए मसला हल हो। जनरल जाहिद मुबशर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के यूक्रेन में और आप यूक्रेन के हवाले से जानते हैं बहुत कुछ, इसलिए हमने आपको बुलाया। ज़फ़र हिलाली साहब, ये भी साबिक एम्बेसडर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, दिफाई नुक्ता नज़र से बड़े आम हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं एक सवाल जो है वो ज़फ़र हिलाली साहब आपसे पूछ लेता हूँ कि इमरान खान साहब को रूस का दौरा क्या करना चाहिए था, और अगर वो ये दौरा कर रहे थे तो क्या उनको अधूरा छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था? ये उनसे डिमांड्स की जा रही थी। और क्या रूस ने पाकिस्तान को धोखा दिया है कि वज़ीर आज़म को बुला के यूक्रेन पे हमला कर दिया? इस पे आप कुछ कहना चाहिए? ये सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में और इंडिया में हुआ है। देखिए, ये बिल्कुल बकवास बात है कि ये कहना कि रूस ने हमें धोखा दिया था। ये दावतनामा जो है कितने महीने पहले हमारे पास था
और सिर्फ डेट्स फिक्स करने थे, और वो भी शायद 1-1.5 महीने पहले फिक्स हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल साफ सदा झूठ है। दूसरी बात यह है कि जब फैसला हो गया था, हम जा रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, बहुत सारा प्रेशर था इमरान खान पे, ज़्यादातर वो जो अमेरिकन पिट्ठू हैं, वो जो पाकिस्तान में और बाहर और अमेरिकनों और दूसरे लोगों से, मगर उसने सही फैसला किया। कहता है नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है, मैं जा रहा हूँ। और जब वो आए, फिर उनको कहा गया आप तो गया, आप वापस चले जाएं आप। फिर भी उन्होंने उधर मीटिंग कॉल की और कहा नो। और ये तीनों फैसले जो हैं उनके बड़े अच्छे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ जल्दी से आपको बता दूं, ये एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। ये वो डूमो ईरा का शुरुआत ख़त्म हो गया है। ये माने कि ये बता रहा है कि दैट इज़ ओवर। दूसरे दफ़े जब आप हमारे से अमेरिकन पूछेंगे तुम हमारे साथ हो या हमारे ख़िलाफ़ हो, हमारा जवाब होगा कि अगर तुम सही हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, मगर नहीं हो तो हम नहीं हैं। हम वक्त बताएगा, हम टाइम लेके आपको ये जवाब देंगे। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि कब तक आप ऐसी बातें पे चलते रहें जो अमेरिकन आपको हुक्म दे रहा है, जब आपके इतने मसले हैं जो रूस के साथ मिलते हैं। क्या नहीं है जो रूस आपको नहीं दे सकता है? $2 बिलियन का गैस पाइपलाइन है कराची से कसूर तक, जो आपको मिल सकता है, आज मिल सकता है। साइन करें एग्रीमेंट और पेमेंट्स का शुरू करें, ट्रेड आ सकता है, स्टील मिल की एक्सपर्टाइज मिल सकती है आपको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंजन्स JF थंडर की मिल सकती है, हेलीकॉप्टर्स जो आपके गनशिप्स हैं जो अमेरिका तुर्क को इजाज़त नहीं दे रहा है इंजन सप्लाई करने, वो मिल सकता है। पॉलिटिकल इश्यूज, कश्मीर, इस्लामोफोबिया, अफगानिस्तान, CPEC, इस पे आपका पोजीशन एक है। तो जितने चीजें हमें ब्रिंग अस टुगेदर रूस के साथ, वो तो अमेरिका के साथ नहीं करते हैं। कि एक डिप्टी सेक्रेटरी इधर आ जाती है और सदर से लेके सब लोग तैयार लाइन में खड़े होते हैं उसको मिलने के लिए। इट्स अबाउट टाइम इट चेंज्ड। ये बदले, ये नहीं चलेगा ऐसे। और बड़ी अच्छी बात है कि जो स्टांस उसने लिया था इमरान खान ने। भट्टी साहब, व्हाट यू से सर, कि अमेरिका की क्या नाराजगी पाकिस्तान ले रहा है, ये डेलिब्रेट है या ये सही है? यानी इसको शिफ्ट कहा जा सकता है। जितने लोग एक्सपर्ट हैं जो जानते हैं इसको, वो ये कहते हैं कि ये एक तरह का पॉलिसी शिफ्ट है। और ये शिफ्ट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक ब्लॉक को छोड़कर दूसरे ब्लॉक के साथ अंधाधुंध जाके खड़ा हो गया है। ये ऐसा शिफ्ट है कि पाकिस्तान अपने फायदे और नुकसान के मुताबिक फैसला करेगा। तो आप भी इसको ऐसे समझते हैं या आपकी ओपिनियन डिफरेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, आप जानते हैं मैं वक्तन वक्तन हुकूमत पे तनकीद भी करता हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये वो दौरा करके नहायत अच्छा इक़दाम किया है। मुझे ये बताए क्यों ना जाते वो, क्यों ना जाते? अमेरिका ने हमें कम कंधा दिया है, जब उसका बस चला हमें उसने दगा दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मेरी इत्तला के मुताबिक तमाम लोगों से मशावरत करके, साबिक़ सफारतकारों से करके उधर गए। क्या माजी में दरअसल कुछ अमेरिकन पिट्ठू हैं जो उनकी ज़बान बोलते हैं? माजी में वो इशारा करते थे तो पाकिस्तान नंगे पाँव भागता था। वो यार, एक वज़ीर आज़म ने अच्छा काम किया, उसकी तारीफ करो। उनको आज गालबन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये कहा कि उन्हें दौरे से पहले फ़ोन आया था अमेरिका की जानिब से कि आप ब्लॉक में जा रहे हैं, तो वज़ीर आज़म ने कहा था नहीं, ये पहले से कमिटेड दौरा है और मैं जाऊंगा। अगर खुदा ना खास्ता मुझे बताएं वो वापस आ जाते तो हमें बुज़ल के नाम से लोग बुलाते, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी थी। एक दौरा पहले तय है। कल को अमेरिका और रूस के सदर इकट्ठे बैठे होंगे एक टेबल पे, ये दुनिया देखेगी। उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को नाम से याद रखा जाता। अफगानिस्तान इशू को उठाया, अफगानिस्तान इशू को उठाया, पाकिस्तान की एक इज्जत में इजाफा हुआ है। कब तक हम अमेरिका की गुलामी में रहेंगे? अजीब लोग हैं ये।
अच्छे काम पर भी तनकीद जरूर करनी है भाई। आपको उससे कोई इख्तलाफ है तो वैसे करे। मेरी नज़र में तो वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा था, वापसी का आना बुज़दिली होता। उन्होंने बहादुरी की, दलेरी की और अमेरिका को बताया कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और अपने फैसले करने में आज़ाद है, और ये मैसेज दुनिया में अच्छा गया है। वरना ठीक है जनरल साहब, मैं आपके पास 1 मिनट आता हूं। जनरल साहब मैं 1 मिनट आपके पास आता हूं। जरा मैं जनरल जाहिद मुबशर शेख साहब से, क्योंकि मौजूद हैं और उनका एक्सपीरियंस भी है। यूक्रेन में सिचुएशन क्या है सर? और यूक्रेन के लिए यानी रशिया के लिए तो वो बहुत आसान साबित हुए ऐसा लगता है, और रशिया ने तकरीबन अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। अमेरिका खुद कहता है कि एक आधे दिन में वो दारुल हुकूमत पे भी कब्जा कर लेंगे। तो व्हाट नेक्स्ट? आपको लगता है कि रूसी मुतालबात यूक्रेन को मानने पड़ जाएंगे? क्योंकि अमेरिकन सदर ने साफ कह दिया है कि अगर मेरे अपने शहरी भी फंस गए तो उनको निकालने के लिए भी मैं अमेरिकन फौजों को यूक्रेन में नहीं भेजूंगा, साफ कह दिया है। मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। देखें, रूस की फौज में और यूक्रेन की फौज में कोई मुकाबला नहीं है। इस वक्त जो सिचुएशन बताई जा रही है, वहां उनको कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी हासिल है, पूरा फिजाओं पे उनका कब्जा है, और वो प्रैक्टिकली जो कीव को घेरे में ले चुके हैं। कीव से कोई जो कैपिटल से 7-8 किलोमीटर के फासले पर है। तो मेरा ख्याल है वो अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। एक आध दिन में मेरे ख्याल में कीव फॉल हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रशिया से भी अपील की है कि जंगबंदी की जाए। हाँ जी, यानी वो बड़ा अभी सॉफ्ट हो रहे हैं। और अभी रशियन प्रेसिडेंट ने भी ये कह दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए एक टीम तैयार कर रहे हैं जो कीव जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अभी इट इज कमिंग टू एन एंड। अच्छा, आपको लगता है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा? लेकिन ये 2 मुतालबात आपको लगता है कि यूक्रेन मान जाएगा इतने आराम से? क्योंकि देखें, अमेरिका ने साथ नहीं दिया, यूरोपीय यूनियन ने साथ नहीं दिया। वो ज़ेलेंस्की जो है उनके सदर, वो ये कह रहे हैं यूक्रेन के कि मैंने 27 रहनुमाओं से रब्ता किया, सब खौफजदा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो फिर यूक्रेन को मानना पड़ जाएगा। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखें, जिनके लिए ये वो वाला मामला है कि वो जो मरे थे, जिनके लिए वो रहे वजू करते, ये असल में तो काम यूक्रेन ने इनके लिए किया है। हाँ, यूक्रेन ना उन्होंने उसको नेटो का मेंबर बनाया और ना उन्होंने कोई और मदद की, और फ्रंट फेस करने के लिए यूक्रेन मौजूद है। और बाकी सब जो है वो सिर्फ कह रहे हैं जी सैंक्शंस लगा देंगे। और सैंक्शंस लगाने से क्या होता है? कोई रूस कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि उस पर आप सैंक्शंस लगा देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला मुल्क है, नंबर 2 पेट्रोल पैदा करने वाला मुल्क है। तो रशिया तो एक बड़ा ताकतवर मुल्क है। और ये जो जिनको वो सस्ती गैस यूरोप को दे रहा था, ये सैंक्शन का तो उल्टा उन पे असर एग्जैक्टली। वो तो गैस पाइपलाइन इधर ले आएगा, वो चाइना को देगा, बाकी मुल्कों को देगा, सेंट्रल एशिया में काम करेगा। तो रशिया तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब है अभी रशिया की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। और हकीकत मैं तो कहूंगा कि यूक्रेन को एक किस्म का धोखा दिया गया। यूक्रेन और उनके प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया हमारा दोस्त। जनरल साहब, आप जरा सूरत-ए-हाल का एनालिसिस करें जंगी नुक्ता नजर से, कि अचानक तो नहीं, एक प्लान्ड अटैक था, उससे पहले फौज को पूरा तैयार रहना चाहिए था। जो सपोर्ट अमेरिका उनको दे रहा था लगातार, यानी $2.5 अरब के तो हथियार उन्होंने दे दिए उनको और तरबियत दे दी उनको, और उसके बाद कोई किसी किस्म की मुज़ामत देखने को नहीं आ रही। लगातार वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर उनके टैंक चल रहे हैं। ये क्या था सर जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद जानते हैं तरबियत दी जाती है। जी जनरल अमजद शोएब साहब, जनरल अमजद शोएब साहब सर। जी जनरल साहब। देखिए, बात यह है कि पहले तो जैसे अभी मुबशर बता रहे थे, दोनों फोर्सेस का न्यूमेरिकल अगर कंपैरिजन किया जाए तो रूस की फौज बहुत बड़ी है, वसाइल बहुत ज्यादा हैं, और उनके पास मिसाइल सिस्टम वगैरह ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है। लिहाजा एक प्लान थी उनकी कि सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बाद यूक्रेन इस काबिल नहीं रहेगा कि वो रिटेलिएट कर सके, सवाए जमीनी फौज के। जो उनकी एयरफोर्स थी वो ग्राउंड हो गई, कुछ जहाज उनके गिराए। इसी तरह इन्होंने उनका तमाम एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह तबाह कर दिया, रडार स्टेशन तबाह किए हैं, यहाँ तक कि जो इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है उधर भी उन्होंने मिसाइल मारे।
तो बड़ा एक सीधा सा उन्होंने काम किया कि इनको इनकैपेसिटेट करके अब वो अपना जमीनी हमला जो है वो उन्होंने शुरू किया, और उसके लिए उन्होंने पहले कुछ थोड़े अपने पैराड्रॉप वगैरह भी किए वहां पे। को बड़ी वॉर स्ट्रेटेजी उनको नहीं चाहिए थी, उन्होंने नॉर्मल सी वॉर स्ट्रेटेजी अपनाई है। कोई बड़ा काम, मुश्किल काम नहीं करना पड़ा, ऐसा लगता है उनको। देखिए ये सारी मिसकैलकुलेशन थी, वॉर स्ट्रेटेजी है ये, मिसकैलकुलेशन थी यूक्रेन की। यूक्रेन को रियलाइज करना चाहिए था कि आज मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो होगी कैसे, शुरू कैसे होगी। नेचुरली उन्होंने इनको बेतस्तफा करके तो अपना काम शुरू कर दिया रूसियों ने। अब ये कहना कि जी फलां कोई मेरी मदद को नहीं आया, बड़ी सीधी सी बात है, उन्होंने तो शुरू में कहा था कि हम सैंक्शंस लगाएंगे। तो यूक्रेन को पता होना चाहिए था कि सैंक्शन से आगे कोई नहीं जाएगा। अब सैंक्शन लगती रहे, रूस का उसमें कोई नुकसान होता रहे, लेकिन मैदान जंग तो यूक्रेन है, तबाही तो उधर बची हुई है। तो नेचुरली यूक्रेन ने कुछ दिनों के अंदर अंदर कोलैप्स करना था। वो सैंक्शनों को भुगताते रहेंगे रूसी, लेकिन मिलिट्री एक्शन जो हुआ उसका रिजल्ट यही है कि इन्होंने 1, 2 दिन 4 दिन उसके बाद इन्होंने या सरेंडर करना था या वैसे ही रूसी काबू पा जाते। इसमें शुरू में जो उन्होंने गलती की वो ये है कि आप एक सुपर पावर है, रूस एक तकरीबन सुपर पावर है, आप उसके दहाने पे बैठ के, उसके घर पे बैठ के, दहलीज पे बैठ के तो ताल्लुक वास्ता आप बना रहे हैं उन मुल्कों से जो आपसे बड़े दूर हैं। तो नेचुरली ये होना था आपके साथ। इनको आज भी अगर ये न्यूट्रलिटी का ऐलान कर दें और ये कहें कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, हम आइंदा इस चीज का वादा करते हैं कि हम कभी भी नेटो शेटो के हिस्सा नहीं बनेंगे, तो बात खत्म हो जाती है। रशिया की डिमांड दुरुस्त थी, वो अपने सिक्योरिटी पैरामीटर को मजबूत कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि जहां से हमेशा यूरोपियन कौमें उनके ऊपर हमला करती रही हैं वो रास्ता खुला छोड़े और ला के बिठा दे नेटो को। यहाँ पे उन्होंने ला के हंगरी में और पोलैंड वगैरह में अपने ट्रुप्स भी रखे हैं अमेरिका ने, और मिसाइल भी लगाए यहाँ पे, जिनका रशिया मुतालबा कर रहा है कि वहां से हटाओ। तो बात यह है कि जब आप अगले के घर में घुस जाएंगे तो वो रिटेलिएट तो करेगा, और ये हो नहीं सकता कि एक इतना पावरफुल मुल्क और अमेरिका जाके उससे मुंह मारे। अमेरिकी तो अफगानिस्तान से धक्के खा के निकले हैं, तो अब यहाँ के तो नहीं उनका कुछ करने लगे। ये यूक्रेन को मिसकैलकुलेशन उसने की, उसको सारा ये तजिया करना चाहिए था कि एक कुव्वत, एक मुल्क जो अभी हारा हुआ निकला यहाँ से अफगानिस्तान से, वो आगे यूक्रेन में टांग अड़ाएगा इसके लिए। तो इन्होंने सारी मिसकैलकुलेशन की वजह से मार खाई। अब उनका हल उनके पास एक ही है कि हथियार फेंके। ऐसी ही एक मिसकैलकुलेशन जो है वो ताइवान में भी हो रही है, और वहां पे भी उनको लगता है कि क्वाड जो है वो उनके लिए आएगा। एक ब्रेक लें सर, उसके बाद मैं इस पर भी बात करूंगा कि जो क्वाड है, यानी ऑस्ट्रेलिया है, उसके अंदर अमेरिका है, जापान है, बरतानिया है, ये इंडिया है, सॉरी, ये मिलकर कहीं ताइवान में चाइना का रास्ता रोक पाएंगे? या उस वक्त भी ये सारे कह रहे होंगे कि हम अपने शहरियों को निकालने के लिए भी फौज नहीं भेजेंगे और चाइना अपना काम कर दिखाएगा? इससे तो उनको हौसला मिलना चाहिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, चाइना इससे क्या सबक हासिल करेगा? वैसे चाइना ने भी मजम्मत नहीं की, पाकिस्तान ने भी नहीं की, इंडिया ने भी मजम्मत नहीं की, ईरान ने भी मजम्मत नहीं की, सेंट्रल एशिया में से भी किसी ने मजम्मत नहीं की। तो इस खित्ते के सारे मुल्क मजम्मत कोई नहीं कर रहे, तालिबान ने भी नहीं की। तो इसको आप क्या समझते हैं, और चाइना इससे क्या अखज़ करेगा इस एपिसोड के बाद? वो तो रूस से भी बड़ी ताकत है। देखिए, बाकियों को तो छोड़े, इंडिया ने मजम्मत नहीं की। जो एलआई है उनका, उसमें क्वाड में 11 एग्रीमेंट उसने साइन 11 एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं अमेरिका के साथ उसने, लेकिन उन्होंने भी नहीं की। और ये मैं समझता हूँ हर कौम अपने मुफाद में सोचेगी। अब चाइना वाला भी जो किस्सा है, चाइना बड़ी जल्दी अपनी वेपन सिस्टम्स को इंप्रूव कर रहा है, और उसको अंदाजा हो गया है कि ये जो क्वाड वगैरह बनाई गई है ये मिलिट्री थ्रेट है, और उसके घर पे बिल्कुल पहुंचे हुए हैं। साउथ चाइना सी को ये मॉनिटर कर रहे हैं, वहां ला के रखी है उन्होंने, इंडो पैसिफिक जैसे कह रहे हैं। तो वो बड़ी जल्दी अपने आप को मिलिटरीली तैयार कर रहे हैं। वक्त आएगा तो आप देखिए इंडिया सबसे पहले इसमें से भागेगा, क्योंकि इंडिया वाहिद मुल्क है जिसकी जमीनी सरहदें उससे मिलती हैं। तो सबसे पहला इंपैक्ट इंडिया पे आएगा। वो बाकी तो समुद्र में देखा जाएगा, लेकिन इंडिया सबसे बड़ा। जापान अपने आप को लड़ाई से बाहर रखेगा, ऐसा लगता है कि जापान भी लड़ाई में नहीं कूदेगा। जापान भी शायद तो जापान का और ऑस्ट्रेलिया का है ना ज्यादा। इंडिया सबसे पहले उनमें से निकल जाएगा। इंडिया पहले आप देखिए थोड़ा डावाडोल है, क्योंकि जमीनी हमले अगर हुए किसी पे तो वो इंडिया पे होंगे। नतीजा ये कि इंडिया लूजर होगा।
रह जाएगा पीछे पीछे, वो दो मुल्क ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वगैरह रह जाते हैं। ये आप देखेंगे कि ये सारी जिंदगी इन्होंने प्रॉक्सी वॉर्स की हैं, ये न्यूक्लियर पावर के साथ डायरेक्ट कभी भी ये नहीं लड़ते। और जब इन्होंने ये देखा तो उधर वेपन्स इसी तरह ताइवान को पकड़ा के तो उसको कहेंगे हम सैंक्शन लगा रहे हैं, तुम लड़ लो, और ताइवान मारा जाएगा। तो ताइवान के लिए भी लेसन यही है कि आज वो एक पीसफुल रास्ता निकाले, अपनी स्पेशल अगर हैसियत मनवाना चाहता है तो स्पेशल हैसियत भी मनवा ले। कोई पीरियड साथ तो हो जाता है, तय हो जाता है कि जी 30 साल के बाद ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा होगा, 30 साल ये स्पेशल कंडीशन रहेगी, कोई एग्रीमेंट हो सकते हैं। लेकिन सबक इसमें यही है कि अमेरिका पे या किसी और पे रिलाई करने की बजाय जो एक्चुअल इशू है उसको एड्रेस करो मुज़ाकरात से। और यही लेसन इंडिया के लिए भी है कि अगर सरहदी तनाज़ा है तो मुज़ाकरात से उसको हल कर लो, बाद में कोई आपके लिए मदद के लिए आपके पास नहीं आएगा। तो ये वो इश्यूज हैं जो लगता है कि आइंदा हो सकता है दुनिया की सियासत बदल जाए इन चीजों की वजह से, जो आज आप यूक्रेन वगैरह में देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं उन मुल्कों के लिए जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने दिफा के लिए। जफर अली साहब, अमेरिका और मगरिब जो है वो अब ऐसा लगता है कि किसी लड़ाई में अपने आप को झोंकना नहीं चाहते, सिर्फ माली फायदे हासिल करना चाहते हैं। रूस और चीन के दरमियान जो एक खामोश इत्तेहाद बन चुका है बड़ा तगड़ा, और इस खित्ते के मुल्क खामोशी से तकरीबन सारे ही अब उनके साथ खड़े हैं, ये फ्यूचर में क्या आपको नजर आ रहा है कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है दुनिया का? ये मजीद पोलराइज हो रही है या एक ऐसा पोल बन रहा है जो दुनिया को पोलराइजेशन से बचा सकता है, या ये अब किसी जंग की तरफ जा रही है दुनिया? जंग की तरफ नहीं जा रही है। और मगर ये कहना कि कैंप्स बन रहे हैं, माफ करिए, मैं तो समझता हूं कि कैंप्स बन गए हैं और हम एक कैंप में शरीक हैं। और मैं तो बड़ा खुश हूं कि हम एक कैंप में शरीक हैं। ये क्यों कह रहे हैं हम कि कैंप्स बन रहे हैं? क्या हम देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है दुनिया में? क्या हम देख नहीं सकते कि चीन रूस के पीछे खड़ा हुआ है? हम देख नहीं सकते हैं कि चीन रूस का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है? क्या उनकी जो इकोनॉमिक अलायंस है वो सॉलिड है? जो रूस के पास पैसे हैं $630 बिलियन, क्या हम वो आप समझते हैं वो चीन के ट्रेड से ही आया है? देखिए, फॉरगेट इट, ये बन गया है कैंप्स, और बड़ी अच्छी बात है कि हम इस कैंप में शरीक हैं। ठीक है, माने नहीं, ठीक है, डिप्लोमेटिक नहीं है कहने के लिए, ठीक है, आपको इस वक्त कुछ बहाना चाहिए अमेरिकनों के लिए, मगर लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर, हम एक कैंप में शरीक हो गए हैं। मैं हमारा ताइवान के साथ उनका चाइना का सपोर्ट हम करते हैं, वीगर्स के ऊपर चाइना को, सी पैक के ऊपर चाइना को, BRI चाइना को, इंडिया के ऊपर चाइना को, और कश्मीर के ऊपर चाइना को, और इस्लामिक और हम रूस के साथ इस्लामोफोबिया पे हैं, कश्मीर के बारे में हैं, अफगानिस्तान के बारे में। ये आप अब क्या रह गया है भाई? कौन सा इश्यू रह गया है जो हम समझते हैं अमेरिका ने के साथ वी शुड मेक कॉमन कॉज? दूसरी बात, मैं अगर आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए कह दूं, ये किस किस्म के सैंक्शंस हैं भाई जो अमेरिका लगा रहा है? ये तो नाम ने आज सैंक्शंस हैं। आई एम सॉरी, क्या ऑयल एंड गैस काटो ना, आप कहें यूरोप को कि यू स्टॉप इंपोर्टिंग ऑयल एंड गैस, क्यों नहीं करते हैं? उनकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी सर, लगाएं। एग्जैक्टली, तो ये क्या सैंक्शंस है? स्विफ्ट कोड वो भी खुला हुआ है अभी तक। और आप इमरान रियाज, यू विल बी, आप हैरान होंगे सुन के कि यूएस मार्केट पॉजिटिव हो गया है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि आपको सिग्नल आ गया है। देखिए, ये इन्होंने बेचारे यूक्रेन को पागल। मुझे आपको एक और चीज बताता हूं, 200 साल में आपको पता है यूक्रेन और रूस कितने साल अलग रहे? 23 साल सिर्फ। यार 40% तो रूस हैं, या कुछ लोग कहते हैं 60% रूस हैं यूक्रेन में। और अगर यूक्रेन को आप पार्टीशन करेंगे, आपको पता है क्या होगा? आपको देखेंगे कि अमेरिकन फोर्सेस और रशियन फोर्सेस आईबॉल टू आईबॉल होंगे। तो देखिए, लेट्स गेट इट स्ट्रेट, ये कुछ नहीं होने वाला है, ये एक समझौता हो जाएगा, पीस होगा। मैं तो खुश हूँ बेचारे यूक्रेनियंस के लिए, मगर जो उन्होंने अमेरिकनों ने उनको एक चौहद बनाया है ना, आई एम सो सॉरी।
और आपको एक और बात, आपको शायद अब इसमें तक खबर ना आया जी हो। क्विकली सर, क्विकली बता दें। खबर ये जी खबर ये है कि अमेरिकन लेबोरेटरीज बायोलॉजिकल वेपन्स का उसको रूस का तलाश में है। अब आप सोचिए ये क्या हो रहा है भाई। ये आप रूस अमेरिका आप कर क्या रहे हो यूक्रेन के साथ? ठीक। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जिस वक्त इमरान खान साहब थे रूस में, पीछे से आपको पता है, आप भी खबर देते रहे और बहुत सारे सहाफ़ियों के पास भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी बताती रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद। अब इसमें एक पहलू अमेरिका का भी आ गया है। अमेरिकन एजेंट्स भी बहुत मुतहर्रिक हैं और अब अमेरिकन को, क्योंकि ये सारी पॉलिसीज अगर शिफ्ट हो रही हैं तो इमरान खान के दौर में हो रही हैं, या ये डेवलपमेंट इमरान खान के दौर में हो रही हैं। पॉलिसी शिफ्ट तो पाकिस्तान का बहुत पहले से ही तय था, जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम से ही, कि JF-17 थंडर अपने बनाएंगे, अमेरिकन इन्हिसार कम करेंगे दिफा के मामलात पे। तो कुछ चीज़ें तय कर ली गई थी, लेकिन उनका शिफ्ट जो है वो इतना बोल्डली इमरान खान साहब के दौर में आ रहा है। अमेरिकन क्या इमरान खान को लंबे अरसे तक इख्तदार पे बैठने देंगे, और क्या वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को और पाकिस्तान में बासर लोगों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, और क्या इमरान खान के खिलाफ एक महाज खड़ा होकर कामयाब हो सकता है इस वक्त? अच्छा इमरान, एक तो रशिया और यूक्रेन का मुकाबला ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। उसको धोखा दिया है ना तो अमेरिका ने दिया है। वजीर आजम पर तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांके। नंबर एक बात, आप क्यों नहीं, हम लोग समझते कि आज से 20-25 साल पहले जो अमेरिका ताकतवर था वो उसके पास अब वो ताकत नहीं रही, वो उतना ताकतवर नहीं रहा। माशी तौर पर चीन एक बड़ी ताकत बन चुका है। एक ब्लॉक वादिया तौर पे नजर आ रहा है, चीन, रूस, पाकिस्तान। इस बात में कुछ हकायक हैं। अगर अमेरिका उनको यूक्रेन को डिच किया तो अमेरिकन ने किया, यूरोपीय यूनियन ने किया, हमारा वजीर आज़म क्यों आए? हाँ, दूसरी बात, अपोजिशन को मेरी इतलात के मुताबिक जब इमरान खान साहब ने अमेरिका को हवाई अड्डे देने से इनकार किया था, उस वक्त भी मैंने उनकी तारीफ की थी। अपोजिशन जमातें अमेरिका से बैरूनी दबाव डलवा रहे हैं इस हुकूमत के नुकसान के लिए, और अपोजिशन जमातों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इसमें दो राय है ही कोई नहीं। IMF की सख्त शराइत भी उन्हीं में से एक वजह है। सऊदी अरब का हमको सख्त शराइत पर कर्जा देना भी एक वजह है। अब देखना यह है कि अपोजिशन जमातें, देखिए पाकिस्तान में ना सियासत पर प्रिडिक्शन नहीं, मोहम्मद बिन सलमान का दौरा भी कैंसिल करवाने की कोशिश हो रही है। नहीं देखे, ये तो इनकी तो आखिरी अपोजिशन जमातों को एहतसाब से बचना है। उन सब की आपस में पीपल्स पार्टी, नून लीग का तो वजूद ही पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए आया था, जियाउल हक ने बनाया था। उस वक्त जुल्फकार अली भट्टो का वोट था और एंटी भट्टो था। ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे, इसी तरह इत्तेहादी भी एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो हवा भरी गई थी तरीके इंसाफ अदम एतमाद की, पंजाब में काफ़ी हद तक उनके पास नंबर गेम पूरी है, लेकिन ये उस वक़्त तक फैसला नहीं करेंगे जब तक कोई फैसला इस्लामाबाद में नहीं बड़ा होता। ये अदम एतमाद की बातें ज़रूर करेंगे। अब तो बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया जी मेरे बाद लाएँ, जब मैं लॉन्ग मार्च करूँ 27 फरवरी को वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, 8 मार्च को वहाँ पहुँचेंगे। और ये भी एक तलख सच है कि नवाज शरीफ वगैरह चाहते हैं कि 4 महीने में इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी और काफ लीग चाहती है। अगर चेंजिंग होती है, अगर मैंने कहा ना फ्यूचर की प्रेडिक्शन मैं नहीं सियासी सिनारियों में कर सकता, कल के दोस्त आज के दुश्मन, तो वो भी डेड लॉक है। अब सुना है आसफ अली जरदारी आए हैं, उनके पास क्या गिदड़ सिंगी है। इमरान खान अगर दानिशमंदी से काम करें तो उन्हें मेरा ख्याल है हिकमत अमली में जो एक ज़िद है उसे छोड़ देना चाहिए। और 48 घंटे में एक अहम तरीन मुलाकात हो रही है, उसके बाद कुछ सियासत के बारे में ख़त्मी बात का इशारा हो सकता है। फैसला तो अल्लाह ताला ने करना। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, साथ में फिर हम बात करते हैं। परवेज़ अली साहब को मुबैना तौर पे जो खबरें आ रही हैं कि उनको वज़ारत आला ऑफर की जा रही है, लेकिन क्या वो 2-3 महीने के लिए वज़ीर आला बनना चाहेंगे? वो तो चाहेंगे कि टाइम पूरा हो और वो 1.5 साल कम से कम वज़ीर आला रहें, और ये कॉमन सेंस भी कहती है। लेकिन अगर वो 1.5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और PMLN के ख्वाब कैसे पूरे होंगे फौरी इलेक्शन के? तो रास्ता एक ही है, इस्तीफे दे दें, इस्तीफे दे दें, सारे रल के फौरन दें, इलेक्शन हो जाएंगे।
और बाइकआउट कर दें हर किस्म के इलेक्शन का पाकिस्तान में, क्या कर पाएंगे? जनरल अमजद शुएब साहब के बाद आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जफर अली साहब, इतना ज़्यादा अमेरिका को नाराज़ करने के बाद कभी ऐसा हुआ तो नहीं कि अमेरिका रिएक्ट ना करे? माजी में बड़ा इफेक्टिव था। क्या आपको लगता है कि वो पाकिस्तान ने तो चले अंगड़ाई ली है, थोड़ा बहुत चीज़ों को पाकिस्तान डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहा है, क्या अमेरिका बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो गया है? क्या इमरान खान को हटा भी नहीं सकते वो अब पाकिस्तान में? उनके पास क्या ऐसे कोई मोहरे नहीं है कि वो एक रजीम चेंज कर पाए? मेरे ख्याल में इमरान साहब कर सकते हैं, मगर वो नहीं समझते कि पाकिस्तान का फ्यूचर अमेरिका के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि करने की ज़रूरत हो। उसका मतलब ये है कि वो समझते हैं उनके पास और कॉन्टैक्ट्स पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे हैं कि अगर वो वाकई कोई करेक्शन लाना चाहें तो कोई एक विदाउट टू मच बॉदर वो अपना मनवा लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि वो उसको छुरी निकाल के उसके पीछे लगे हुए हैं इस तरीके से जैसे एक ज़माने में भुट्टो के खिलाफ थे जी। मगर ठीक है, अगर ये एक मिनट रुकिए जरा, मैं सर एक सेकंड रुकिए। मैं जनरल साहब, क्या आप एग्री करते हैं, आप एग्री करते हैं इस बात से कि अमेरिकन उतना उनको फिक्र नहीं है जितना वो माजी में करते रहे, उतनी वो बॉदर नहीं कर रहे उतना? वो बात दुरुस्त है बिल्कुल। आप यूं देखिए कि पहले भी अभी ये रशिया का किस्सा तो अब निकला, लेकिन उससे पहले IMF में आपको फंसाया हुआ है, FATF में फंसाया हुआ है, और आप देख लीजिए कि मुख्तलिफ फोरम से वो भारत को प्रमोट करते हैं और इवन खित्ते में जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो भारत के लिए टिल्ट हो रहा है, उसको मदद कर रहे हैं। इन सारी चीजों में एक ही चीज नजर आती है कि हमारा इंटरेस्ट उनके पास कोई नहीं है, ना इनकी लिंकेज है। वो सिर्फ इंडिया को प्रमोट करने के लिए या इंडिया को ओब्लाइज करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का फोकस हमारे ऊपर है। तो इस लिहाज से अगर इंडिया उनका एलाई है तो ये चीजें तो वो करेंगे। हमें उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट्स वगैरह का मसला है कि वो अमेरिका में आप काफी जाती हैं, वहां से आपको काफी इनकम है, लेकिन वो शायद आपको वक्ती तौर पे प्रॉब्लम हो। असल चीज ये जो समझने की वो ये है कि आपको आज मसाइल आ सकते हैं, दुनिया एक जैसी नहीं रहती, कल हालात बदल सकते हैं, और ये जो पॉलिसी आपने अपनाई है ये कायम रहनी चाहिए, क्योंकि ये इन द लॉन्ग रन आपको फायदा देगी, आपके मुल्क की इज्जत होगी, वकार होगा। वरना तो आप अमेरिका के पांव में गिरे नजर आते हैं। सिर्फ मसला आपको जो आज हर्डल है वो ये है कि अमेरिका के जो पिट्ठू हैं यहां आपके अपने मुल्क में बैठे हुए, वो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। मसलन इस दौरे पे जो तनकीद की गई वो ऐसे नहीं की गई, वो अमेरिका की हिमा पे थी और उसका तूफान मचा, समझ नहीं लगी कि कहां से शुरू हुआ और किधर पहुंच गया। तो जो नहीं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग पाकिस्तानियों को डरा रहे हैं कि अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका वो कर देगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा। भाई अमेरिका खुदा तो नहीं है, पाकिस्तान में तो ऐसे कुछ लोग बता रहे थे कि नाराज हो जाएगा। मैं एक सिनारियो देता हूं, मिसाल के तौर पे कल यूक्रेन वाले खुद ऐलान कर दें कि जी हम नेटो शेटो का सानी बनना चाहते, खत्म, हम रशिया के साथ हैं। उनका पुराना सदर जो था वो प्रो रशिया था, उसको लाके इंस्टॉल कर दें, वो ऐलान कर दे मुल्क की नई पॉलिसी, तो किधर जाएगा अमेरिका का अपना रोना धोना और ये बाकी सारी जो चीजें कर रहे हैं उसका क्या जवाब रह जाएगा? ये एक सॉवरेन कंट्री है, वो अपनी पॉलिसी बदल रहा है। तो कल हालात बदल जाएं, ये सैंक्शन भी शायद हट जाएं, कुछ और भी निकल आए। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें जो स्टेप लिया प्राइम मिनिस्टर ने, एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी, एक न्यूट्रलिटी को लेके, ये आपकी बड़े अरसे से जरूरत थी और आज आपने इंप्लीमेंट किया। इसके लिए रुकावटें आएंगी, मसाइल भी आएंगे। फॉरेन ऑफिस जो है वो इसके लिए तैयार होगा। फॉरेन ऑफिस अगर तैयार नहीं है तो उनको होना चाहिए। आपको मुख्तलिफ हाइपोथेसिस तैयार करनी चाहिए कि अगर अमेरिका ये कर दे तो हम आगे क्या करेंगे, अगर ये होगा तो क्या करेंगे। जो 4-5 एक्शन हो सकते हैं। अगर इतना अमेरिका मेहरबान था इससे पहले तो फिर हमें FATF से निकाल देते। 27 पॉइंट पे आपने अमल किया, 7 और पकड़ा दिए। और इन एनी केस प्राइम मिनिस्टर कोई अमेरिका की आई हुई दावत को तो नहीं छोड़ के गया कि जी अमेरिका इनवाइट किया हुआ था तो उसको छोड़ के वो रशिया चला गया। टेलीफोन तक तो किया नहीं उसने, ये जो उनका बाइडन है। तो आप एक मुल्क को बिल्कुल कोने पे आपने लगा के रखा हुआ है, फिर तवक्को करते हैं कि वो 100% आपकी लाइन टो करे। वो नहीं है। सिर्फ आपने उनको यकीन दहानी करानी है कि जनाब
हम भी सिर्फ एक ही ख्याल रखते हैं, जो 70 साल आप हमें पढ़ाते रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल करेंगे आप बातचीत से, लड़ाई कोई मसले का हल नहीं, हम भी यही कह रहे हैं आपको कि लड़ाई कोई मसले का हल नहीं, ये जो रशिया के साथ आपने मुकदमा खड़ा किया ये बातचीत से हल करें। आप भी तो हमें 70 साल से यही सुनाते रहे ना, तो हम भी आपको ये कह रहे हैं। तो हम न्यूट्रल बन के आपको वही चीज बता रहे हैं जो आपने हमें सिखाई। तो बेहतर ये है कि आप हमें हमारे हाल पे छोड़ें और आप अपने बातचीत से मसाइल हल करें, बजाय इसके कि जंग फैलाएं दुनिया में। भट्टी साहब, इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में क्या वाकई एजेंट्स मुतहर्रिक हैं और भागदौड़ लगी हुई है? क्योंकि थोड़े दिन पहले तक तो ये भी हो गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अरकान असम्बली को ये भी कहा कि आप लाहौर या इस्लामाबाद में रुकें और जितने लोग बैरून मुल्क हैं वो 48 घंटों में वापस आएँ, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो अपने जाने का प्रोग्राम कैंसिल करें। जब इस तरह की खबरें आ रही थी तो हमें लग रहा था कि बस अब ये हथौड़ा मारने वाले हैं। तो सबसे आसान तरीका तो भट्टी साहब ये है कि इस्तीफे दें और इलेक्शन ना लड़ें, बाइकआउट करें हर चीज का और नया इलेक्शन करवाएं। ये उस आसान तरीके की तरफ क्यों नहीं आते? इमरान, देखें, मेरी गुजारिश है कि अमेरिका को मैं जानता हूँ 2 सियासी जमातों ने वहाँ अरबों रुपये लगा के लॉबियस्ट हायर किए हैं और वो मौजूदा हुकूमत को अपने लिए समझते हैं कि इसके होते हुए हमारी जगह नहीं बनेगी। ये कड़वा सच है, कोई मानता है माने, नहीं मानता उसकी मर्जी। लेकिन आप जो फरमा रहे हैं कि इस्तीफे दे, मुझे बताए जब पीडीएम इकट्ठी हुई थी, बनी थी, 11 जमातें थी, उस वक्त इस्तीफों की बात हुई, ये काउंसलरशिप नहीं छोड़ेंगे। ये तो कहीं और थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो अपोजिशन की जान में जान आई। आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहबा लाड़काना पहुंची, उस भट्टो जिसको फांसी देने पर इन्होंने खुशी मनाई, उसकी कब्र में फातिहा पड़ी, फिर इनमें फासले बढ़ गए और उसको मोदी का यार और इस किस्म की सख्त गुफ्तगू करने लगे। क्या ये अपोजिशन कभी भी एक नहीं थी? अगर इमरान खान की मुखालफत में इकट्ठी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में, आप शायद इससे इख्तलाफ करें, इमरान खान को चाहिए था पंजाब में एक मजबूत वजीर आला जो पीटीआई को तंजीमी तौर पर मजबूत करता, गुड गवर्नेंस देता, तरक्याती काम कराते। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि अपोजिशन एक दूसरे के साथ सिंसियर है। मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी चाहती है कि 1.5 साल पूरे किए जाए, काफ लीग भी ये चाहती है और नून लीग इसी जिद में है कि 4 महीने में इलेक्शन हो। कल क्या होता है मुझे नहीं पता। कहीं इत्तेफाक राय हो गया था पिछले दिनों, जोर किया ये जिस तरह के अहकाम जारी किए गए थे, जिस तरह की डायरेक्शन दी गई थी अपने अरकान असेंबली को, कहीं कुछ मामला तय हो गए थे, कुछ चीजें हो चुकी थी पिछले दिनों जो रिवर्स हुई है किसी वजह से। नहीं, हाँ, मैंने कहा कि पंजाब में नंबर गेम हद तक पूरी थी। 2 मशीर क्या होता है यार, ये जो वजीर एमपीए को बनाता है, मेरी उनसे खुद बात हुई और शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू किए और उन्हें कहा कि फिर वोट आपका पड़ जाएगा, अगर कल को नाअहली हुई तो हम आपको इलेक्शन भी लड़ा देंगे। लेकिन इस दौरान मेरी अपनी इतला है इनकी तैयारी पूरी थी, लेकिन इंतज़ार करना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वापसी का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक अहम तरीन मुलाकात होगी। अदरवाइज अपोजिशन ना कल इन्हें गिरा सकती थी हुकूमत को, ना आज गिरा सकती है ना कल, जब तक इमरान खान के पास इनको कोई बहुत बड़ी फेवर ना मिले। वो बादिउल नज़र में मिलती हुई नज़र नहीं आती। मैं नहीं समझता कि अपोजिशन इत्तेहादी जमातें इनको छोड़ देंगी अपोजिशन के कहने पे। मुझे बताया काफ लीग नून लीग की बात क्यों माने, पीपल्स पार्टी की क्यों माने, एमक्यूएम की क्यों माने, उन्हें क्या फायदा। इमरान खान सिर्फ पंजाब को फोकस करें, अगर अपने आप को करें, अपनी टीम इधर अच्छी करें तो आप। लेकिन अमेरिका यकीनन इमरान खान की हुकूमत को नापसंद करता है, ये डिप्लोमेट हल्के भी कहते हैं, अहम तरीन हल्के भी कहते हैं। और मुझे पता है हुसैन हक्कानी से आपके साबिक वज़ीर आज़म लंदन में जो मौजूद है नवाज शरीफ, उनके राब्ते हैं और वो उनके लिए लॉबी कर रहे हैं। आगे कामयाब होते हैं नहीं होते, ये पाकिस्तान की अवाम फैसला करेगी। जी ज़फ़र अली साहब, सेम इशू मैं आपके पास लेकर आता हूं कि इमरान खान साहब को अगर अपोजिशन हटा नहीं पा रही तो इस्तीफे देकर एक ऑप्शन के तौर पर उसको खुला रखे। यानी आसान है ना, अगर जान ही छुड़ानी है तो अब केसेस के ऊपर से भी जान छूट जाएगी, एक वज़ीर आज़म है उससे जान छुड़ानी है वो भी इनकी छूट जाएगी, नए इलेक्शन जो चाहते हैं वो भी हो जाएगा। यानी इससे सिंपल फार्मूला तो हो ही कोई नहीं सकता। ना काफली की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, ना जाके किसी और के पाँव पकड़ने पड़ेंगे, ना एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत करनी पड़ेगी, ना बाहर से मदद, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सिंपल इस्तीफे दें।
अगर आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर हम ये अंपायर का सिग्नल के लिए ठहरे हुए हैं और इस्तीफ़ा दे के, अंपायर के सिग्नल के बगैर कुछ नहीं होता। आप मुझे नहीं परवाह, आप जो भी कहें, जो भी आर्ग्यूमेंट करें, उसके सिग्नल के बाहर नहीं होता। उसका गुडविल कम से कम न्यूट्रल गुडविल होना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताएं, इमरान खान खुद भी कुछ कर रहा था, कह रहा है तुम लोग मुझे निकाल रहे हो, तुम मुझे सेटअप कर रहे हो फॉर अ फॉल, तुम उनको मदद कर रहे हो और तुम समझते हो मैं कुछ नहीं करूंगा और भी मुसीबत हो जाएगी फॉर द पास्ट दैट वी। देखिए सीधी सादी बात यह है कि इस वक्त आपके ब्लैकमेल हो रहे हैं आपके एमपीएस और एमएनएस और एमपीएस। भाई कीमत लग रही है वोट पे। अब इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास हर किस्म की लिसनिंग डिवाइस है, वो पब्लिकली आके कहता है कि कीमतें लग रही हैं, वोट्स आर बीइंग सोल्ड। मैं ये जानना चाहता हूँ 1950s में जब वोट्स बिक रहे थे तो उसके बाद 2 साल के बाद अयूब खान आ गया था। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम क्रिमिनलाइज हो गया है, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो चांगा मांगा के बाद क्या हुआ, रेस्ट हाउसेस के बाद क्या हुआ, सिस्टम गए, लोग मिठाई बांटने लग गए। भाई यू हैव क्रिमिनलाइज दिस सिस्टम। क्रिमिनल्स जो हैं, जो कभी सेंटेंस नहीं होते हैं, वो लीड कर रहे हैं फैमिली पार्टीज, डायनास्टिक पार्टीज को। ये सिस्टम का टाइम हैज कम फॉर दिस सिस्टम टू एंड। अगर आप कैसे एंड करना चाहते हैं, फेयर इलेक्शन करा के, मगर पहले तो इंसाफ करें ना, अकाउंटेबिलिटी पहले करें। कितने गवर्नमेंट्स आए और कहने लगे पहली अकाउंटेबिलिटी देन इलेक्शंस। बगैर अकाउंटेबिलिटी आप इलेक्शंस करते हैं तो आवाम क्या कहती है? वही लोग जिन्होंने उनको पैसे खिलाए हैं वो फिर खिला रहे हैं पैसे। फॉर गॉड सेक यार, आई मीन आप समझ नहीं सकते। मैं तो कहता हूं जो भी प्लेयर है उसको कुछ करना चाहिए, इसलिए कि ये ठीक है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, को दोबारा अपडेट करेंगे कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान मामला क्या चल रहे हैं। 2 बड़ी सख्त शराइत रूस ने रखी हैं, देखते हैं अगले 24 घंटे में यूक्रेन कितना रेजिस्ट करता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।